हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हमारा चल रहा था और इसमें थोड़े से सेक्शंस बचे हैं, उसके बाद हमारा ये जो एक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो आज हमने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 12 तक पढ़ना है। सबसे पहले सेक्शन 9 है, कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन। तो जब सेक्शन 4 में एक व्यक्ति को प्रोबेशन पे बॉन्ड भरवा करके जो है छोड़ा जाता है, प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है उसको, तो उस वक्त जो है उसमें कुछ हमने कहा बॉन्ड भरवाया जाता है। तो जो बॉन्ड में कंडीशंस होती हैं, अगर वो व्यक्ति जो ऑफेंडर है, जो प्रोबेशन पे जिसको छोड़ा गया है, अगर वो व्यक्ति बॉन्ड की कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है। इस सेक्शन में 4 सब सेक्शन है, जिसमें पहले बताया गया सबसेक्शन 1 में कि जब जो कोर्ट है जिन्होंने ऑर्डर पास किया था सेक्शन 4 में, उन्हें प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के जरिए या फिर कहीं और से, लिखा हुआ है प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज, उन्हें रिपोर्ट से पता चलता है कि व्यक्ति जो बॉन्ड में कंडीशन भरी गई थी वो पूरी नहीं कर रहा है। जैसे क्या भरवाया होगा, ये भरवाया होगा कि आप शांति मेंटेन करेंगे, क्राइम नहीं करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर कंडीशन ऐसी है जो बॉन्ड में उससे भरवाई गई थी और वो नहीं पूरी कर रहा है, तो उस रिपोर्ट से जो प्रोबेशन ऑफिसर या फिर कहीं और से मिली है कोर्ट को, उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसेक्शन 1 कहता है या तो वो समन इशू करेंगे कि आप आइए कोर्ट में, आपको बुलाया जा रहा है, या फिर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे। दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं या फिर उसे समन देकर के बुलाया जा सकता है। समन देकर के उस व्यक्ति को, मतलब ऑफेंडर को बुलाया जा सकता है, और श्योरिटीज को, जिन्होंने अगर बॉन्ड भरते हुए कोई श्योरिटी रखी थी, रखवाई गई थी, मतलब श्योरिटी रखवाई का मतलब अगर आपको याद हो तो श्योरिटीज क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि गारंटी देते, तो श्योरिटी होता है। श्योरिटी का मतलब होता है कि हम जो है श्योरिटी ले रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति अपनी काम जो आप उसको दे रहे पूरा नहीं करे तो उसकी बजाय हम करेंगे, ठीक है। जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने में श्योरिटी तरफ आते हैं। श्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि ठीक है गारंटर बन रहा हूं मैं, तो बस वही बात है कि बॉन्ड भरवाते हुए जो व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि मैं इसका श्योरिटी हूँ कि आपका कंडीशन पूरी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो उस व्यक्ति क्या हुआ, या तो बॉन्ड को जो उसने श्योरिटी था उसको भी बुलाया जा सकता है, और ऑफेंडर है उसको उसके साथ साथ श्योरिटी को भी बुलाया जा सकता है। जब सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में समन के थ्रू बुलाया जा रहा है व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसने बॉन्ड की कंडीशन पूरी नहीं की, ठीक है। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि बुलाया जाए। अब सबसेक्शन 2 कहता है वारंट ऑफ अरेस्ट हो गया तो अरेस्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। सबसेक्शन 2 कहता है जब उस व्यक्ति को लाया जाएगा, समन के थ्रू उसको बुलाया या फिर उसको अरेस्ट करके बुलाएगा, या यहाँ पर कोर्ट क्या करेंगे, उसको जो है क्या करेंगे, रिमांड में भेज देंगे कस्टडी में जब तक कि केस पूरा नहीं होगा, या फिर उसको बेल पे रिहा कर देंगे। अब बेल पे जब रिहा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। अब यहाँ पर वही बात है, बॉन्ड भरवा के विद और विदाउट बॉन्ड हो सकता है। फिर सबसेक्शन 3 कह रहे हैं कि जब कोर्ट की केस की हियरिंग हो रही है उस दौरान ये पता चलता है हाँ उसने बॉन्ड की जो कंडीशन थी, जिससे सेक्शन 9 में यही कह रहे हैं कि वो सेक्शन 4 के भरवाए हुए बॉन्ड को पूरा नहीं कर पाया, तो सेक्शन 9 का क्लोज ए कह रहा है कि जब ऐसा होता है कि वो कंडीशन को पूरी नहीं कर पाता है, केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये फाइंड आउट होता है कि वो जो कंडीशन थी वो उसने पूरी नहीं की, तो क्या करेंगे, सबसेक्शन 3 पेनल्टी देके जो है छोड़ देंगे। पेनल्टी कितनी दे देंगे, पेनल्टी दे देंगे उसको 50 रुपीज की। तो ये हमारा क्लोज बी कहता है पेनल्टी वाला, और क्लोज ए कहता है उसको सेंटेंस दिया जा सकता है जिस सजा के लिए जो उसके ऊपर जो था इल्जाम लगा हुआ था, वो इल्जाम साबित हुआ, या तो उसे सेंटेंस दे सकते थे कोर्ट, या फिर सेक्शन 3 सेक्शन 4 में जो है रिहा कर सकते थे। तो कोर्ट ने सेक्शन 4 में बॉन्ड भरवा के उसे रिहा कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ उसने वो बॉन्ड की कंडीशन पूरी नहीं की, तो सबसेक्शन 3 कहता है, क्लोज ए में ये कह रहा है उसको सेंटेंस दिया जा सकता है। क्लोज बी में कहता है कि अगर उसने पहली बार ऐसा किया है, पहली बार बॉन्ड की कंडीशन पूरी नहीं की है, तो उसे फाइन देकर के, कितना फाइन देंगे, 50 रुपीज दिया हुआ है, तो 50 रुपीज का फाइन देकर के उसे जो है छोड़ा जा सकता है। अब उसे बता दिया क्लोज बी में कि आपको 50 रुपीज इस डेट तक कंप्लीट करना है, मतलब 50 रुपीज इस डेट तक जो है फाइन की भरपाई करनी है। लेकिन सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस डेट तक कोर्ट ने कहा आपको 50 रुपीज जमा कराने, वो 50 रुपीज नहीं करता, तो फिर उसे जो सेंटेंस था, जो सजा बनती है उस ऑफेंस की जो उसने किया, उसकी सजा उसे सुनाई जाएगी। तो सेक्शन 9 ये कहता है बेसिकली क्या है,
उस व्यक्ति को बॉन्ड की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, नहीं करता तो उसको कोर्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट या फिर समन के थ्रू बुलाया जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है, जब हमने पहली बात इसकी पढ़ी थी अपना प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट की, हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कि जहां कोड की बात होती है तो कोड का मतलब क्या है, कोड का मतलब सीआरपीसी है। और जो ऐसी टर्म्स हैं जो इस एक्ट में नहीं बताई गई पर वो सीआरपीसी में है तो सीआरपीसी के चलेंगे। तो वारंट ऑफ अरेस्ट है, समन है, वो कहाँ चलेंगे, सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, उसे सेंटेंस मिलेगा, उसे सजा मिलेगी जिस सजा का वो पात्र बनता है, क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया है उसमें ये सजा बनती है। अब सेक्शन 10 कहता है श्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन। तो श्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ये सब बनते हैं। ये हमारे सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग है। पुराने बेयर एक्ट में जो लिखे गए हैं वो 1898 सीआरपीसी के हैं, लेकिन हमारी जो है वो ये वाले प्रोविजन चलते हैं। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बेयर एक्ट में, अगर पुराना बेयर एक्ट है तो। फिर सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम सब सेक्शन में बाद में समझेंगे, पहले इस बात से समझिए कि जब भी हम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोर्ट कौन से होंगे, जिन भी कोर्ट के पास ऑफेंस आता है, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन बनता है, उनका एरिया बनता है, या फिर हमें बच्चे से पता है कि जो क्राइम का जो क्राइम का दायरा है वो उसी कोर्ट के अंदर आना चाहिए था जिस कोर्ट के अंदर अब व्यक्ति को लाया गया। तो जिस कोर्ट के अंदर लाया जाता है व्यक्ति को, वो जनरली जैसे फॉर इंस्टेंस अगर 2 साल तक की सजा है तो वो केस कहाँ जाएगा, वो वाली कोर्ट के पास ही जो है क्या होगा, ये वाला केस भी जाएगा। सिंपल सी बात है, जिन कोर्ट के पास वो केस जाता जो भी ऑफेंस किया हुआ है उन कोर्ट के पास जाएगा। हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, अगर कहाँ पर, रिवीजन अपील में, और किसी कोर्ट में भी जा सकता है रिवीजन अपील में। मतलब जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग सभी क्राइम्स में होती, यहाँ प्रोबेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी उसी तरह से चलेगा। फिर सबसेक्शन 2 अपील का कहता है, तो अपील का भी वही है। अपील के लिए जिस कोर्ट ने पारित किया कोई और अगर ये प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के नहीं होते, कोई अगर क्राइम होता तो जिस भी के अकॉर्डिंग जहां पर भी जाता जो है अपील के लिए जो केस है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जनरली जिसके अपील के लिए, जिसके कोर्ट में अपील के लिए जाएगा यहाँ पर भी उसी जगह पर जाएगा। सेक्शन 3 कहता है 21 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे की बात करिए, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है 21 ईयर्स से कम एक बच्चा है, वो क्या करता है, क्राइम कर दिया उसने, लेकिन जो कोर्ट होते हैं वो सेक्शन 3 सेक्शन 4 का उसे जो बेनिफिट नहीं देते, मतलब उसको प्रोबेशन पे नहीं करते, एडमोनिशन पे उसे रिलीज नहीं करते, बल्कि उसको सेंटेंस सुनाते हैं। ठीक है, पहली बात सुनिए, उसको सेंटेंस सुनाते हैं। अब सेंटेंस सुनाना तो एक बात हो गई, दूसरी बात है कि उसकी जो अपील बनती है वो अपील भी नहीं बनती। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है या तो वो या फिर जिसको कन्विक्ट किया गया वो व्यक्ति जिस कोर्ट में जनरली उस कोर्ट से रिलेटेड मैटर अपील में जाते हैं वहां पर ही अपील कर सकते हैं। तो कोर्ट खुद भी अपने आप भी इस चीज को देख सकती है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति 21 साल से कम था और इसके ऊपर जो है सेंटेंस सुना दिया गया इस ऑफेंस में, तो वो या तो कोर्ट जहां पर अपील जाती वो या तो वो खुद देख सकते हैं या फिर प्रोबेशन ऑफिसर या फिर वो जो ऑफेंडर है वो ले जा सकता है अपील में व्यक्ति जो है यहाँ पर ले जा सकता है। अब आप कहेंगे जब भी तो मैंने बोला कि कोर्ट में अपील नहीं जाती, देखिए जिस केस की बात हो रही है वो अपील में नहीं जाएगा, लेकिन उस कोर्ट की अपील जिस कोर्ट ने डिसीजन पारित किया जनरली और दूसरे मामलों की अपील जहां जहां जाती, जिस कोर्ट में जाती, जिन मामलों की अपील, मतलब ऐसा तो नहीं ठीक है एक मामले की अपील नहीं जा सकती बट और मामलों की अपील तो जाती होगी ना, तो जिस कोर्ट में अपील जाती है वही कोर्ट में तो प्रोबेशन ऑफिसर या वो कोर्ट खुद या फिर और जो ऑफेंडर है वो अपील कर सकते हैं। जो उनके खिलाफ सेंटेंस आया है 21 साल से कम के बच्चे के खिलाफ जो है आया है सेंटेंस, सजा के लिए, पनिशमेंट के लिए बोला गया है, वो जा सकते हैं अपील के लिए। फिर सबसेक्शन 4 कहता है रिवीजन। तो जैसे रिवीजन में क्या होता है, हाई कोर्ट रिवीजन पावर रखती है, तो अपैलेट कोर्ट की जो पावर होती है सेम यहीं पर बोला सबसेक्शन 4 में कि उन्हीं कोर्ट के पास सेम पावर होगी और वो चाहे तो ये जो यहाँ पर सेक्शन 11 में जो ऑर्डर बनाया गया है उसको देख सकते हैं और सुनवाई कर सकते हैं। और सुनवाई करने के बाद अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है कि ऑर्डर पास किया गया, भाई यहाँ तो सबसेक्शन 3 में जिस व्यक्ति के खिलाफ पारित हुआ ऑर्डर वो गया, लेकिन यहाँ पर अगर जो है इस व्यक्ति को जो 21 साल से कम था या जो एक व्यक्ति था जिसे प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट दिया गया 3 या 4 में,
वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति को तो ठीक है मिल गया, तो यहाँ पर जो जिसके खिलाफ क्राइम यानी विक्टिम है या फिर कोई और व्यक्ति है, वो अगर रिवीजन के लिए जाता है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के ऑर्डर के खिलाफ, तो वहां पर जो हाई कोर्ट है या अपैलेट कोर्ट है, अपील के लिए अगर जाता है ऑर्डर, तो वो चाहे तो ये वाले ऑर्डर को क्वैश करके जो दिया गया है कि 3 और 4 का बेनिफिट दिया गया है, इसको क्वैश करके जो है उसको सेंटेंस भी सुना सकते हैं। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि सेंटेंस कितना होगा, सेंटेंस सिर्फ उतना ही होगा जितना कि ओरिजिनल कोर्ट सुनवा सकती है। जैसे कि अगर 2 साल तक की सजा सुना सकती है, तो हाई कोर्ट का अगर दायरा बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सजा जो है बड़ी हो जाएगी। 2 साल है तो मतलब 2 साल तक की ही सुनाई जाएगी। सिंपल सी बात ये कहता है। अब सेक्शन 12 कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, कि क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। जब भी एक व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो उसके बाद उसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कि जैसे आपने कई बार फॉर्म भरे होंगे, जिस भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है, अगर हम अपना पीसीएजे का फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है मैं कभी अपराधी घोषित नहीं हुआ हूँ, ऐसा करके डिक्लेरेशन करवाई जाती है। तो अगर कहीं पर डिस्क्वालिफिकेशन होती है कि हाँ अगर इसको व्यक्ति को एक बार अपराधी घोषित किया जा चुका है तो फिर इसका मतलब ये यहाँ पर अपॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाता है बिकॉज वो कभी कन्विक्ट हुआ हो, अपराधी घोषित हुआ हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का जब एक व्यक्ति को बेनिफिट मिल गया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं बैठती है। यानी अगर व्यक्ति को या एडमिनिशन मिला है या प्रोबेशन मिला है तो उस केस में जो व्यक्ति को जो है ये नहीं माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई है किसी जॉब के लिए या किसी और चीज के लिए। मतलब ये चीज, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड है वो नहीं रहेगी अगर 3 और 4 का बेनिफिट है। लेकिन उसके बाद प्रोवाइजो भी है जो ये कहता है कि अगर व्यक्ति को 3 और 4 में ठीक है उसको बेनिफिट मिला, लेकिन व्यक्ति क्या करता है जो बॉन्ड उससे भरवाया जाता है वो पूरी नहीं करता कंडीशन, और उसके बाद फिर से जो है वो क्या करता है पनिशमेंट मिलता है उसे ओरिजिनल ऑफेंस की वजह से। जैसे हमने सेक्शन 9 में पढ़ा कि उसको जो है यहाँ पर सेक्शन 4 में उसे सेंटेंस मिल जाता है, उसे सजा मिल जाती है क्योंकि वो बॉन्ड की कंडीशन पूरी नहीं करता। तो इसका प्रोवाइजो यही कहता है कि अगर उसको सजा मिल जाती है तो उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन 12 का बेनिफिट है वो खत्म हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पर सेक्शन 12 बेनिफिट दे रहा है ऐसे व्यक्तियों को जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट लेकर के आएंगे। अब भाई उनके पास डिस्क्वालिफिकेशन जैसी कोई बात नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि भाई कन्विक्शन जैसी बात है ही नहीं, उनको तो रिलीज कर दिया गया, चाहे एक तरीके से उनको चेतावनी देकर या फिर उनके अच्छे कंडक्ट के ऊपर उनको रिलीज कर दिया गया। तो कन्विक्शन की बात यहाँ अप्लाई नहीं होती है, रिमूव कर रहे हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को। लेकिन अगर उन्होंने बॉन्ड जैसे भरवाया था और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे गए और फिर उसके बाद जो है उन्हें सेंटेंस सुनाया गया, ये प्रोवाइजो में लिखा है ओरिजिनल ऑफेंस की अगर उन्हें सेंटेंस सुनाया गया तो फिर उसके बाद उन्हें इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 9 सिंपल हो गया कि भाई काम कंप्लीट करो, जो आपको बोला गया बॉन्ड जो है भरवाया गया है वो सारी शर्तों को मानो, नहीं मानते तो जो है प्रोबेशन ऑफिसर या फिर कहीं और से रिपोर्ट लेके जो कोर्ट होंगे वारंट ऑफ अरेस्ट या समन इशू करेंगे। समन के बाद कोर्ट में आएगा व्यक्ति, उसके बाद तो उसे रिमांड पे छोड़ दिया जाएगा, कस्टडी पे छोड़ दिया जाएगा जब तक केस की हियरिंग पूरी नहीं होती, और या फिर जो है कस्टडी में या फिर उसे बेल पे छोड़ा जाएगा विदाउट बॉन्ड श्योरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 3 कहता है उसका क्लोज ए कि सुनवाई के दौरान पता चलता है कि हाँ उसने बॉन्ड की बातें नहीं पूरी की थी तो क्लोज ए ये कहता है उसे सेंटेंस सुनाया जा सकता है। क्लोज बी कहता है कि उसे जो है 50 रुपीज का फाइन देकर भी छोड़ा जा सकता है। अब ये बता रहा है बशर्ते यहाँ पर लिखा है कि डेट बता दी जाएगी आपको, यहाँ तक इस डेट तक जो है 50 रुपए जमा कराने, नहीं जमा कराने तो फिर क्या करना है आपको सेंटेंस मिल जानी है। यहाँ पर ये कह रहा है। सेक्शन 10 कहता है कि श्योरिटी के जो प्रोविजन होते हैं हमारे सीआरपीसी में ये सेक्शन है इस पे एप्लीकेबल होते हैं। और कौन सी कोर्ट्स होते हैं, जो जनरल कोर्ट होती है मतलब ओरिजिनल कोर्ट के पास भी होता है ये इस ऑर्डर को बनाने का, ये जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के ऑर्डर है वो वाले ऑर्डर बनाने का, अपैलेट कोर्ट के पास भी होता है, हाई कोर्ट के पास भी होता है। अपील कहाँ जाती है, जो जनरली उस कोर्ट की अपील जहां जाती है वहीं जाती है। जैसे अपील जाती 21 ईयर से एज का बच्चा है और जो कम से कम 21 ईयर से जो है कम एज का बच्चा है और उसको बेनिफिट नहीं दिया जाता सेक्शन 3 और 4 का, तो उसमें जो अपील जाएगी या तो प्रोबेशन ऑफिसर दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, या फिर जो है कोर्ट खुद भी ले सकते हैं या फिर ऑफेंडर भी ले सकता है। ऐसी कोर्ट के पास जो की अपील लेते हैं उस कोर्ट की जिन्होंने सेंटेंस पास किया। सेक्शन 4 के अंदर रिवीजन में भी जा सकता है जो है और अपैलेट में भी जा सकता है, और वहां पर जो सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट मिला है तो उसको क्रैश भी किया जा सकता है।
और उसके बाद प्रोवाइजरी सेंटेंस अगर दे रहे हैं तो जितना ओरिजिनल कोड सेंटेंस दे सकती थी उससे ज्यादा नहीं देना। और सेशन 12 हमने पढ़ ही लिया, तो सेशन 12 तक कंप्लीट हो गया। अब 13 से लेकर 19 तक हम नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन अगर आप शुरू से सुनेंगे ना, मैंने जहां से स्टार्ट किया था, तो फिर वहां से आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे ये बात की है। लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।